जय हिंद। जैसा कि अपन एडिटोरिया का एफएलटी कर रहे थे, तो 1 to 5 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसमें हम कौन सा करेंगे, तो एफएलटी नंबर 6 करेंगे। ओके, तो चलिए एफएलटी नंबर 6 का जो पहला प्रश्न पूछा गया आपके सामने कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, इसका आंसर है सी। आप क्या कीजिएगा ना, एक काम कि जैसे यहाँ पे बहुत छोटा लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस करते जाइएगा मन में, है ना। बाकी सारे जो स्टेटमेंट हैं कॉमन रहेंगे, जैसा कि अवतल दर्पण भी कॉमन, प्रतिबिंब भी कॉमन, वास्तविक उल्टा भी कॉमन और वस्तु की स्थिति सब भी जो है आपके कॉमन रहेंगे। बस यहाँ पे आप रिप्लेस करते जाइएगा। अगर बहुत छोटा की प्लेस पे समान आकार लिखा हो, है ना, समान आकार, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगर जो है बहुत छोटा की जगह पे आपको बड़ा लिखा हुआ हो, तब क्या हो जाएगा आंसर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, अगर वहीं पे बहुत छोटा की जगह पे क्या लिखा हो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तब कौन सा आंसर हो जाएगा, उस समय वस्तु की स्थिति फोकस पर होगी। ठीक है, बाकी अवतल दर्पण वगैरह सारे कॉमन है। ठीक है, इसको बस रिप्लेस करते जाना है आपको बहुत छोटा को, तब आंसर जो है चेंज होते जाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, तो विद्युत चुंबक है ना, नाम में ही है कि विद्युत ऊर्जा को वो क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा में चेंज कर देता है। यहाँ पे दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का कौन काम करता है, तो ये हो जाएगा आपको विद्युत मोटर, है ना। और इसका जस्ट उल्टा पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, उल्टा पूछा जाए तब डायनेमो, है ना, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला दिया है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम कौन करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम करेगा ट्यूबलाइट, है ना। इसके बाद दिया है कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम कौन करता है, तो ये तो यही हो जाएगा विद्युत मोटर, है ना। सॉरी, यहाँ विद्युत मोटर नहीं, चुंबकीय है ना, विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में उल्टा इसका होगा, तब हो जाएगा आपको विद्युत जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम विद्युत जनरेटर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए विद्युत सेल जो है आपका, जैसे कि दिया हो विद्युत सेल, वो क्या करता है, तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा जो है उसको चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डीसी हो या एसी हो, ये क्या करता, कौन करता है, उत्पन्न किया जाता है किससे, तो डायनेमो से किया जाता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी टू डीसी चेंज करता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए डीसी टू एसी कौन चेंज करता है, डीसी टू एसी कौन चेंज करता है, तो वो हो जाएगा आपको इन्वर्टर। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, RAD रेड, यानी कि रेक्टिफायर जो है एसी से डीसी में चेंज करेगा, और वहीं पे IDA यानी कि इन्वर्टर डीसी से एसी में चेंज करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर था आपका ए। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण का रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका सही है। बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती हैं, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, तो दोनों कथन सही है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा जो है आपका एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, वैसे तो नेट पे दिख ही जाता है, ये क्या है आपका, उसका दाल कहाँ से, तो MSC से आता है। ठीक है, तो अब यहाँ ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा, सौ से क्या होगा, समय, क से क्या होगा, कार्य, दौ से क्या होगा, दाब, लौ से क्या होगा, लंबाई, M से क्या हो गया, मास, द्रव्यमान, S से स्पीड, और आपका C से करंट, जैसा कि यहाँ पूछा ही गया था। तो ये एक क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, अदिश राशियों का ये जो है आपका ट्रिक याद रखिएगा कि उसका दाल MSC से आता है, 3-4 बार बोलिएगा हो जाएगा। इसके बाद आपको ये याद रखना है
कि जैसे सदिश राशि पूछा जाए कौन है नहीं है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे बल है ना, व, न और आपका क्षेत्र, ये कहीं भी दिख जाए ना तो वो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है, सदिश राशि है। जैसे कि आपसे पूछा जाए गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद पूछा जाए आपका बेग, बॉम्ब में बेग आता है तो वो आ रहा है, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी क्या है आपके सदिश राशियां हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी ये वाला चीज दिख जाए ना उसमें तो वो आपका क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है। तो वो क्या सक्षम बनाता है, वो हाथ के वो पीछे की ओर खींच कर फिर पकड़ता है, तो ये संवेग को शून्य करने की जो है वो कोशिश करता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला है कि किसी व्यक्ति की आवाज मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है। तो महिलाओं का जो आवाज होता है वो पतला होता है, श्रिल होता है, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा तारत्व होता है ना, पिच की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं का आवाज जो है आपका पतला होता है। और पुरुषों के आवाज में तारत्व जो है कम होती है, तो इसका आंसर क्या है आपका बी हो जाएगा। और ये जैसे कि प्रबलता दिया है तो ये किस लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जैसे कि ध्वनि तेज या आपको मंद सुनाई देती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है आपको प्रबलता। और गुणता क्या होता है, तो जैसे कि प्रबलता एवं तारत्व दोनों समान हो तो उसमें अंतर कैसे आप कर पाओगे, तो गुणता के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है अल्फा किरण एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ये सही है, अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी आपका सही है। अगला है कि अल्फा किरण पहली बार किसने, तो अर्नेस्ट रूदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी सही दिए गए हैं। ओके, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अल्फा किरण की पहली बार अर्नेस्ट रूदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। ओके, और अल्फा किरणें जो है धनात्मक रूप से आवेशित कण है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है, तो उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, जैसे पृथ्वी के एक चक्कर लगा ले पूरा सैटेलाइट, तो वो किस पे निर्भर करेगा, उपग्रह के पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, है ना। और ये भी पूछा जाता है कि भू स्थिर जो है आपके उपग्रह कितने ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, तो ये जो है आपका ध्यान रखना है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं भू स्थिर उपग्रह को, है ना। चलिए अगला देखते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे, क्या, तो एक समान वेग से क्या ऊपर या नीचे करती है, तो लिफ्ट में स्थित जो पिंड है उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। भार कब बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, तो जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही होगी, है ना, ऊपर की ओर जा रही होगी तब हमें जो पिंड होता है उसका भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और अगर जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर आ रही होती है ना, नीचे की ओर, तब उसमें क्या होगा, भार जो है कम प्रतीत होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। CH3CHOH ये कौन सा अम्ल है, तो जैसे कि पिछली बार ऑक्जेलिक अम्ल का पूछा गया था, इसमें आंसर हो जाएगा आपको लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये किसका है, लैक्टिक अम्ल का है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है ये भी बहुत इजी है, जैसे कि आप देखेंगे क्या हो जाएगा, COOH, फिर से COOH, 2 टाइम्स हो गया, है ना। इसके बाद एसिटिक अम्ल, तो क्या करना है, एक इससे ले लेना है और एक इससे CH3, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये दिया हुआ है आपका लैक्टिक अम्ल, है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे C कितना बार C है, 1 2 3 बार, उसके बाद H कितनी बार है, 3 4 5 6 बार, तो H हो गया आपका 6 टाइम्स, और O कितना है, 1 2 3, तो O3, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से विषम का पता लगाना है, तो कोयला जलेगा तो रासायनिक प्रक्रिया, सीमेंट जमना, फल पकना, ये सब क्या है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये रासायनिक पदार्थ हो गए, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और बर्फ का पिघलना क्या है, वो पानी से फिर बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो कोई भी नया पदार्थ जो है निर्माण नहीं होता है, तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। तो ये डिफरेंट है इन लोगों में से। चलिए अगला है कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं,
उसमें से एक में आसुत जल है और दो अन्य जो दिए गए हैं आपको पर्सनली, उसमें एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन से में जो है नीला लिटमस लाल हो जाएगा। तो मैंने कई बार बताया है अनिल, है ना, एक अनिल बताया है और दूसरा छालिनी बताया है, छालिनी, ठीक है। छालिनी या छालिनी याद रखें, ये नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये नहीं भी रखेंगे तो छालनी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है नीला से लाल होगा, यानी कि नी से लौ ये वाला दिख रहा है ना, तो अम्लीय विलयन होगा। अगर वहीं पे ये लाल से नीला दिखा होता तो क्षारीय हो जाता, ठीक है, जैसा कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे, छालनी यानी कि क्षारीय क्या करेगा, लाल से नीला करता है लिटमस को, और अगर अनिल है तो आपका अम्लीय जो है वो नीला से लाल करेगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नीला थोथा का सामान्य सूत्र है। तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ए, यानी कि कॉपर सल्फेट, है ना, ये हो जाएगा CuSO4 उसका जो है 5H2O, ठीक है, ये है आपका। इसको नीला थोथा कहें या कॉपर सल्फेट कहें, दोनों बात एक ही है, कॉपर सल्फेट भी, है ना, कहीं कहीं यही लिखा हुआ मिल जाता है कि कॉपर सल्फेट किसे कहते हैं, तो यही हो जाएगा CuS4 5H2O। अच्छा ये दिया हुआ है जैसे कि आपका ये वाला, तो ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है, बोल दिया मैंने, देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे कि आपका ये दिया हुआ है डी नंबर, ये किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये जिप्सम का है या आपको कैल्शियम सल्फेट का है, ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा। और ये वाला जो दिया है ना जैसे कि बी में, है ना, ये वाला बी, तो इसको क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं, जिंक सल्फेट, या आप इसको उजला थोथा कहते हैं, उजला थोथा। तो नीला थोथा का ये था और उजला थोथा का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक का जो है ना वो का सक्रियता को बढ़ा देते हैं, है ना, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो ये सही है आपका, वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं तो उनको हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं या तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ससंदमक कहते हैं, है ना। तो ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कौन सा सही है, तीनों सही है। कितना नंबर हो गया है आपका, 16 नंबर। अभी एक और है, इसको देखते हैं। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, है ना, कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वनस्पति तेल से कृत्रिम जो वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनीकरण का, और हाइड्रोजनीकरण में आपका उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि पिछला सेट में हमने देखा था क्या यूज़ करते हैं, तो निकेल, है ना, निकेल यूज़ करते हैं। और ये जो इसमें हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला है, जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाता है, और हिमांक क्या होता है, घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बढ़ेगा और घटेगा, मतलब कि अगर जल जो है उसमें नमक मिलाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाती है और हिमांक क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे है कि क्वांटम डॉट्स क्या है। तो क्वांटम डॉट्स जो है ये धातुओं या अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं। ये 10 nm से कम के नैनो पैमाने के कण होते हैं। तो 10 nm से भी कम जो है नैनो पैमाने के ये कण होते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। तो ये भी आपका सही है। ओके, इसका देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, और इसको आप देख लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा ये सारे स्टेटमेंट। ओके, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा एप्पल, है ना। एप्पल जो है आपका पहला संचार उपग्रह है। अगर पहला उपग्रह पूछे तो कौन सा होगा, तब आर्यभट्ट हो जाएगा। कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल, है ना, 1975 में छोड़ा गया था रूस की सहायता से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आपका रोहिणी दिया है, तो ये है ना भारत का पहला अपना बनाया हुआ, जैसे कि आप देखेंगे निर्मित प्रक्षेपण यान जो था SLV-3,
उससे छोड़ा गया था, तो रोहिणी वो हो जाएगा पहला पूरा, मतलब कि भारत के द्वारा निर्मित प्रक्षेप्यान से छोड़ा गया SLV-3 कब, तो ये 1980 में छोड़ा गया था, वो हो जाएगा। ठीक है, और आर्यभट्ट तो देख ही लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एप्पल का कहानी कब का है, तो 1981 का है, फ्रेंच गुयाना से। अच्छा, अभी भारत का जो संचार उपग्रह है नया वाला, वो कौन सा है, तो वो है GSAT-N2। चलिए अगला चलते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाश की अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होती है, तो इसमें देखेंगे मैग्नीज एवं क्लोरीन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इनमें मुख्य अंतर क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा आपको कि जो आपका मशीन लर्निंग है वो क्या है, वो आपका एक उप शाखा है जो मशीनों को सीखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, AI की ही एक उपशाखा है मशीन लर्निंग। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसके जनक कौन कहलाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जॉन मैकार्थी कहलाते हैं, मैकार्थी। AI बहुत आजकल चर्चे में है, तो इसके जो जनक है वो भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और मशीन लर्निंग की अगर पूछ दिया जाए पार्टिकुलर, तो वो हो जाएंगे हिंटन, है ना, ये चेक कर लीजिएगा, जेफरी हिंटन। आगे है कि अच्छा, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे चार्ल्स बैबेज। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे विजय भटकर, है ना। परम जो 800 है ना, उसमें उन्होंने अपनी जो है योगदान दिया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि DNA में कौन से बेस युग्म में के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो इसमें 4 होता ही है, एक तो एडेनिन, एडिनिन, थाइमिन और गुआनिन साइटोनिन, है ना। तो ये 3 वाला पूछ रहा है, 3 हाइड्रोजन सहबंध, तो ये हो जाएगा गुआनिन एवं साइटोसिन। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे कि ये होता है GC, यानी कि गुआनिन साइटोसिन, और आपका A डबल हो जाएगा T, यानी कि 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं आपके एडिनिन और एवं थाइमिन में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो इंसोमिया जो है नींद के विकार से जुड़ा हुआ है, सही है। डिस्पेनिया जो होती है सांस लेने में तकलीफ से जुड़ा हुआ है। एनोसोमिया क्या होता है, तो गंध पूरी तरह से या आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा बहुत चला जाता है, तो ये होता है। तीनों सही है आपका, तो तीनों बीमारियां जो दिए हैं उनको याद रखिएगा। और पूछा नहीं है तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि सारे सही है। इसमें नहीं पूछा था मस्तिष्क के किस भाग में भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जैसे कि आपका दिया है सेरेब्रम, तो सेरेब्रम क्या करता है, सीखने की, सोचने की शक्ति जो है आपको सेरेब्रम में होता है। और सेरिबेलम क्या होता है, जैसे कि मांसपेशियों का संकुचित होना या शिथिलित होना, ये होता है। अनैच्छिक क्रिया जो है मेडुला ऑब्लोगेटा जो है वो नियंत्रित करता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका जो सी आंसर है ना वो सही दिया हुआ है कि डर्मिस में रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला है कि धमनियों में रक्त सिराओं की तुलना में होता है, तो धमनियों में जो रक्त दाब होता है ना सुराहों की तुलना से जो है आपका अधिक होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जैसा कि है पित्त पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है। तो पित्त कहाँ बनता है, यकृत में बनता है ना, ये उल्टा दे दिया है, यकृत में बनता है और पित्ताशय में क्या होता है, संग्रहित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है क्या, नहीं, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट जो होता है लगभग 1.5 से 2 kg के बीच होता है यकृत का, और ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीनियल होती है, जो मस्तिष्क में होता है, पीनियल ग्रंथि, है ना। ये कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पूछा था कौन से सही है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि दोनों गलत दिए हुए हैं ना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, पित्तरस क्या करता है, तो वसा को पचाने में जो है हेल्प करता है। सभी मनुष्य में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या होता है, तो सब में अलग अलग एंटीजन जो है पाए जाते हैं, इसीलिए जो है आपका समान नहीं होता है। अच्छा, जो रक्त समूह है वर्गीकरण किसने किया था, तो स्टीनर ने किया था, है ना, स्टीनर के द्वारा किया गया था। अगर पूछे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो परिसंचरण की खोज जो है किसने किया था, परिसंचरण, ये हो जाएंगे आपको विलियम हार्वे।
ये भी याद रखिएगा, हार्वे हो जाएंगे। ओके, ये बंद परिसंचरण होता है जिसमें जो है आपकी कौन सी, तो आपकी धमनियाँ और सिराएं जो हैं काम करती हैं ब्लड के लिए। चलिए अगला देखते हैं। पौधे में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी होते थे, जौ से जाइलम और जौ से जल समाहक के रूप में। अब भोजन का कौन होता है, तो ये हो जाता है फ्लोएम। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम से अच्छा ये ना क्वेश्चन रीजनिंग का है, जैसे ऐसा दे दिया है इसने, ये क्या है, नॉर्थ है आपका, ये साउथ है। जिसको नहीं देखना हो तो स्किप कीजिएगा, आगे चल के जीके का क्वेश्चन है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये क्या होता है वेस्ट नॉर्थ, और ये हो जाएगा वेस्ट साउथ, और ये हो जाएगा आपको साउथ ईस्ट, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि दक्षिण को नहीं, यदि पूर्व को कहाँ ये प्रतिस्थापित कर दे रहा है, तो उत्तर पश्चिम में। तो यानी कि ये क्या करेगा, दो यहाँ ला के दे रहा है, यानी दो ऐसे देखिएगा कि दो घर इसने क्या किया, पार कर गया। अब ये दे रहा है कि दक्षिण को करेंगे तो सेम तरीके से तो क्या होगा, तो दक्षिण को भी दो घर पार करा देते हैं, तो ये एक घर ये एक घर ये एक घर में आ गया, तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व इसका आंसर। अगला दिया है कि यदि त्रिभुज जो है आपका ए बी सी है, तो त्रिभुज की ये भी दे दिया, एंगल भी दे दिया है। तो जैसे कि देखेंगे इसको, 100 डिग्री तो 180 डिग्री तो होता ही है, तो 40 डिग्री इधर हो जाएगा, 40 डिग्री इधर हो जाएगा, ये ऐसे ही बन जाएगा कि ये बी और ए सी जो है दोनों क्या होंगे, सबसे छोटी भुजा जो है बराबर होंगे। एक वर्ग की भुजा का, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा आपको कि वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपको ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल बराबर, मतलब कि आपका क्या होता है, ये हो जाता है। तो भुजा निकालना हो तो हम जैसे 64 दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया है भुजा और परिमाप का, तो परिमाप क्या होता है 4a होता है, और भुजा क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसको कट जाएगा तो 1:4 में जो है ये आंसर ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दहन बिना ऑक्सीजन के नहीं होता, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड नीड होती है, तो ये हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इनमें क्या करना होता है ना, जैसे घड़ियां जब इस तरह से देना, तो आप क्या कीजिएगा, सबका जो है ये दिए हुए हैं, इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, और कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद बोल रहा है, तो 8 से गुना कीजिएगा, क्योंकि सेकंड में है ये सारे और घंटे में बात कर रहा है, तो ये 480 आएगा। ठीक है, आप वो भी कट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है +1 हो जाएगा, क्योंकि पहले भी तो घंटियाँ बजी होंगी एक साथ, तो ये हो जाएगा 481। ओके, इसका आंसर है आपका ए। इसको अपने तरीके से बना लीजिएगा। चलिए अगला दिया है, ये क्या होता है, सिलॉक्स, है ना। तो सभी कारें क्या हैं, बस हैं, तो सभी कार ही उसी से कार को डिनोट कर दिए, और सभी कारें क्या हैं, बस हैं, तो ये बी हो गया। उसके बाद बोल रहा है कुछ बसें जो हैं ट्रक है, तो कुछ बसों वाला जो पार्ट है वो ट्रक है। अब पूछ रहा है निष्कर्ष कि कुछ ट्रक अनिवार्यतः कार होंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं। अनिवार्यतः कार कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है कार का, तो ये वाला भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 है कि कुछ ट्रक जो है बसें हैं, तो ये जो पूरा है भाग ये बसों वाला भाग है, तो कुछ ट्रक का ये वाला पार्ट तो आ ही रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा। तो निष्कर्षण 2 ओनली जो है आपका फॉलो कर रहा है। 60 तक इसका करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 30। ठीक है, अगला है कि जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, इसको चलिए पढ़ लेते हैं। कितनी सम संख्याएं हैं, यानी कि सम संख्या इवन नंबर, जिसके ठीक बाद एक विषम संख्या है और ठीक पहले आपको सम संख्या है। तो इसमें जैसे कि 6 देखेंगे, फिर आपका 8 देखेंगे, फिर आपका जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, फिर आपका 8 हो जाएगा, है ना। इसके देखिए इधर ठीक बाद विषम है और ठीक पहले इवन है, और इसे 4 हो जाएंगे आंसर। अगला है कि ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। ए बी से लंबा है लेकिन सी से क्या है, छोटा है, तो सी कहीं यहाँ आएगा। इसके बाद दे रहा है कि सी डी से लंबा है, तो सी जो है क्या है, डी से लंबा है। सभी कंडीशन को अलग अलग लिख लिया कीजिए, ठीक है पहले। उसके बाद यह है लेकिन ई से छोटा है, ये सी से बड़ा है, छोटा है डी, ठीक है, सी डी से, लेकिन ये सी जो है ना ई से छोटा है, तो ई कहीं इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब पूछा है कि और बी डी से लंबा है, तो बी जो है इससे लंबा है ना, तो बड़ा है ये। तो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा होगा, तो जब ये सीक्वेंस में बिठाइएगा ना तो डी सबसे लास्ट में आ जाएगा आपको। अच्छा ऐसे भी दिख रहा है कि डी छोटा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं।
इसको भी कैसे सॉल्व कर लीजिएगा कि 100 इंटू क्या हो जाएगा, 50 विद्यार्थी हैं तो टोटल कितने हो गए, 5000 हो गए इसके मार्क्स। और अगर 60% निकाल दिया जाए अलग, जिनके औसत अंक 65 हैं, तो वो 60 जो है आपके विद्यार्थी हो गए, 100% के 60 विद्यार्थी, 100 के 60% विद्यार्थी कितने होंगे, 60 होंगे, और 65 से गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा उसको इसमें से घटा के 40 बच गए जो बच्चे, 60 आपके 65 वाले हैं तो 40 वाले वो हो गए। तो जैसा कि सारा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1100, ठीक है। उसको 4 से गुना कर दीजिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ए। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक जो है राशि आवंटित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप देखें, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके लिए कितना दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे आप इसी के लिए दिया गया है 203,000 करोड़। ओके, मनरेगा को 86,000 करोड़। ओके, जल जीवन मिशन को कितना दिया गया है, तो 67,000 करोड़। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कितना दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 63,500 करोड़। तो इतने पैसे दिए गए हैं सबके। सबसे ज़्यादा किसमें है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 18.1% का योगदान देता है। तो 18% नहीं है, यहाँ पे 16% कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र 49.51% आबादी का जो है भरण पोषण करता है। तो प्राथमिक जैसे कृषि क्षेत्र हो गया तो 46% होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों गलत दिए हुए हैं। सत्य कथन की चयन करनी थी, तो ना तो एक सत्य है ना तो दो सत्य है, डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया है। वे क्या थी, तो ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनको ना पद्म विभूषण दिया गया है अभी 2025 में। ओके, 2025 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण, क्योंकि पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिल चुका था पहले। चलिए अगला देखते हैं, 44 नंबर। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किन किन 3 अफ्रीकी कंट्री में जो है इन्होंने यात्रा किया है। तो ये ट्रैवल की हैं आपको अल्जीरिया में, मारिटानिया और मलावी में। ये तीनों हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो कुछ नहीं, संसद भवन की जगह पे संविधान भवन कर दिया गया है, ठीक है। इसका सदन कर दिया गया है, संविधान सदन। संसद भवन को चेंज करके संविधान सदन। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। जीआई टैग अभी जो मिले हैं 2025 में उसका है, तो ये तो मिला ही है सेट में। गोवा में क्या मिला है, तो ओजोफेनी। इसको कैसे याद रख सकते हैं, गोवा में बियर लोग जाके पीते हैं, तो वो खोलने पे क्या निकलता है, बहुत फेन निकलता है ना उसमें, तो उससे याद रखिएगा कि गोवा में ओजोफेनी मादक पेय है। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, तो राजस्थान में क्या मिला है, सांगरी बीन। तो राजस्थान में क्या होता है, मोटे अनाज का जो है आपका खेती किया जाता है, तो उससे याद रखिएगा आपको, है ना। गुजरात में देखेंगे तो ये क्या है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, है ना। और असम में क्या हो जाएगा, तो मैब्रा जौ बिडवी चावल बियर है ये। तो ये असम को दिया गया है। बाकी जितने भी बोडो मिले ना अगर, तो वो क्या हो जाएंगे, असम हो जाएंगे, ठीक है। वो बिना देखे आप बोडो वाला असम लगा दीजिएगा। बाकी ये देख लिया आपने यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभकोणम। तो ध्यान रखिएगा, कुंभकोणम जो है पान जो पत्ता है वो तमिलनाडु का है, उसको जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2143 बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। साइक्लोन 2025 तीसरा संस्करण नामक जो सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच हुआ है। तो पिछले सेट में भी मैंने बताया था इसको कि साइक्लोन जो है आपका किसका किसका हो जाएगा, भारत एवं मिस्र का हो जाएगा। भारत एवं फ्रांस में मैंने बताया था क्या, शक्ति एवं वरुण, है ना। शक्ति थल सेना के द्वारा और वरुण नौसेना के द्वारा। भारत और जापान के बीच गार्जियन, है ना, गार्जियन जो 6ठा नंबर संस्करण उसका हुआ है, तो ये थल सेना के द्वारा। और कहाँ पे हुआ है, तो जापान में हुआ है। ओके, भारत और रूस के बीच कौन सा होता है, तो इंद्र होता है ना, इंद्र ऑपरेशन होता है थल सेना के द्वारा। कहाँ पे हुआ है इस बार, तो चेन्नई में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका साइक्लोन है ना, वो कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है।
राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थल सेना के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यही था आपका आंसर। 21 जून को मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो 2014 से मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसकी वैश्विक स्तर पे पहल की और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून की खासियत ये है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। ओके, चलिए अगला है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है? तो भारत जो है ये कितने नंबर पे आया है? 10 नंबर पे आया है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जैसे कि ऊपर देखेंगे 1, 2 एंड 3 जो है स्थान खाली रहा है। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो 4th नंबर पे कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। और अगर सबसे लास्ट पूछा जाए तो ईरान रहा है, अंतिम, है ना। कौन? तो ईरान, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जारी कौन करता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक? तो वो करता है आपका जर्मन वॉच, याद रखिएगा, जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है ये। ओके, भारत का जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भानु नहीं, बानू है ये इसको बॉ कर लीजिएगा। बानू मुश्ताक इसके विजेता हैं। तो बिल्कुल बानू मुश्ताक जो है उन्होंने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। उसके बाद है कि यह हार्ट लैम्प जो कि एक तमिल कहानी है, तमिल कहानी नहीं, हार्ट लैम्प तो है, लघु संग्रह कहानियां हैं इसमें, जैसे कि 12 कहानियां जो हैं लघु छोटे छोटे, उनको संग्रह किया गया है। तो ये तमिल नहीं, कन्नड़ है और कन्नड़ भाषा में ये पहला बुकर पुरस्कार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कन्नड़ जो है यहाँ लिख लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। अभी फिलहाल गलत है, बाकी हार्ट लैम्प के लिए ही मिला, ये ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किसने किया है? तो दीपा भस्ती ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस जो बुक है ना, इसमें हार्ट लैम्प, इसमें ये है कि दक्षिण भारत की जो महिलाएं हैं, है ना, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, उनकी जो है दुर्दशा को दिखाया गया है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि ये कहाँ की हैं? बानू मुश्ताक कर्नाटक की हैं, तो इन्होंने दक्षिण भारत के महिलाओं की दुर्दशा को बताया है। ओके, और कन्नड़ राइटर हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एक सही था, ये सही था, 1 और 3 सही है। चलिए अगला है कि थाई पूषम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो था तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी की समस्या आ गई थी तो उसके कारण मिशन जो है पूरा नहीं हो पाया था। तो ये था आपका 61 नंबर PSLV C61, ठीक है। ये कौन सा मिशन था? तो EOS-09 मिशन था, उपग्रह। उसके बाद ये 18 मई की कहानी है 2025 की, ठीक है। इसी की वजह से इसमें क्या हुआ था, तीसरे चरण में जाके जो है ये खराब हो गया था। अच्छा, ये 60 दिया है तो ये किसके लिए था? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी डॉकिंग किया गया है 2025 में। तो ये है आपका स्पारडेक्स, है ना। इस मिशन को जो है इससे लॉन्च किया गया था PSLV C16 से। इसमें क्या किया गया था? तो SDX-01 एवं SDX-02 को डॉकिंग किया गया था। ओके, और सफल भी रहा ये वाला, ठीक है। अगला दिया है आपका जैसे कि ये वाला GSLV F15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो का जो है 100 नंबर जो आपका मिशन है वो यही था। क्या था? तो NVS-2 था, 02। NVS-02 जो है क्या है आपका, हमारा जैसे GPS सिस्टम है ना, आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या है? नाभिक है। उसी को ये क्या करेगा और जो है आपका क्लियर करेगा, उसी के लिए NVS-2 लाया गया था, ठीक है। नाभिक क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, है ना, ये है आपका नाभिक। हमारे GPS का सिस्टम का नाम क्या है? नाभिक। तो ये हो गया इतना ही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में 119वें नंबर में 119वां नंबर जो मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं, तो बाघ के संरक्षण हेतु किस जनजाति को जो योगदान है उसकी सराहना की है इन्होंने? तो ये सोलिगा जनजाति की किया है इन्होंने। और आपका सोलिगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जैसा कि बाघ संरक्षण के लिए, और ये कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है। अब ये देखेंगे कहाँ ये जो सोलिगा जनजाति है वो भी कहाँ मिलेंगे? तो BRT बाघ अभ्यारण्य में रहते हैं ये लोग, है ना।
बाघ अभ्यारण्य में। बीआरटी क्या है, तो बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर यानी टेम्पल, ओके, और कर्नाटक ध्यान रखिएगा। ओलीगा सोलीगा। चलिए अगला है कि ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान और इजराइल में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए था। अगला है कि म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता देने के लिए हमने क्या ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके बाद देखेंगे हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया था, तो ये चलाया था हमने इंद्रावती, है ना, यहाँ लिख देती हूँ इंद्रावती, हैती इंद्रावती, ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कावेरी चलाया था। और इसमें कौन सा आईएनएस गया था, तो आईएनएस सुमेधा गया था, ठीक है, आईएनएस सुमेधा। इसके तहत जो है 3862 व्यक्तियों को लाया गया था सुरक्षित, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ अगर चाहें तो देखते चलते हैं, जैसे इजराइल और हमास में, है ना, फंसे व्यक्ति जो थे युद्ध में, इजराइल एवं हमास, ये तो इजराइल और ईरान था ना, अगर इजराइल और हमास पूछे तो कौन सा ऑपरेशन था, तो वो ऑपरेशन हो जाएगा अजय, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ म्यांमार है, तो म्यांमार में एक मोचा चक्रवात आया था, मोचा चक्रवात, तो इसके लिए हमने कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया था, तो वो ऑपरेशन करुणा चलाया था, ठीक है। कावेरी हमने देख ही लिया, करुणा देख ही लिया, ब्रह्मा देख ही लिया, ये सब जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विमल्डन 2025 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं, तो ये हो जाएंगी ईगा स्वीटेक, है ना, ईगा स्वीटेक हो जाएंगी। कहाँ की हैं ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये पोलैंड की हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, पोलैंड की। इन्होंने किसको हराया है, तो वो भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अमांडा अमांडा अनी शिमोया, ओके, इनको हरा कर ये जीती हैं, और ये अमांडा जो है अमेरिका की हैं। इसके साथ साथ महिला दिया है, तो पुरुष कौन है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, पुरुष विमल्डन 2025 के विजेता कौन रहे हैं, जैनिक सिनर, जो कि आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। जैनिक सिनर कहाँ से हैं, तो इटली से हैं, ध्यान रखिएगा, इटली के हैं। और इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया था, जो फ्रेंच ओपन के विजेता हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि E0 फायर पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट है कि साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 फायर जो है शुरू की गई है, तो ये सही है। इसे दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, यानी पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि पहले लागू करके देखते हैं, अगर सफल हुआ तो पूरा लागू कर देंगे, तो ये भी सही है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध स्वचालित रूप से एफआईआर में परिवर्तित हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है कि शुरू में यह 5 लाख से ऊपर की सीमा के लिए होगा, तो 5 लाख नहीं, यहाँ पे 15 लाख कर लीजिएगा, सॉरी 10 लाख, 10 लाख ही, हाँ 10 लाख जो है ऊपर से ऊपर की सीमा के लिए ये होगा, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, बाकी 3 स्टेटमेंट आपके सही दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, केवल 3, ओके। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने पोस्ट में भी डाला था क्वेश्चन को, है ना। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र के द्वारा, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ना 2024 से ही चल रहा है, पहला जो 1.0 था वो 2024 में चल रहा था, नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। और पीपल का पेड़ जो है पहली बार महात्मा गांधी ने लगाया था बुद्ध पार्क में, है ना, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्य कितना रखा गया स्कूलों के द्वारा, स्कूलों से मतलब 10 करोड़ जो है पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। ये क्या होगा 2070 में जो हमें नेट जीरो प्राप्त करना है उसमें हमें हेल्प करेगा ये, ठीक है। हाईवे वगैरह के पीछे ये सब जो है लगाया जाएगा। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 जून को, 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा शिखर धवन। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि शिखर खाते हैं जो वो लोग क्या करते हैं, मोर एंड मोर खाते रहते हैं, है ना, तो उससे याद रखिएगा, उसको चाहिए ही चाहिए, उसको लाइफ में कुछ मतलब नहीं है, बस मोर एंड मोर शिखर खाते रहता है, ऐसा याद कर लीजिएगा। वैसे ये बुक का नाम क्या है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की है, ओके।
अगर पूछी जाए युवराज सिंह की जो है बहुत अच्छी एक इनकी आत्मकथा है, क्या है, तो द टेस्ट, बोल देती हूँ याद रख लीजिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, यानी कि क्रिकेट से कैंसर हुआ इनको, फिर ये बैक आए क्रिकेट में, है ना। ये युवराज सिंह की कहानी है, आत्मकथा है। और वहीं पे कपिल देव की आत्मकथा पूछी जाए तो क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है, यह नीति आयोग की पहल है, सही है। FHI विश्लेषण में केवल 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं, सही है। ओडिशा सूचकांक में सबसे ऊपर है, तो अचीवर्स में सबसे ऊपर ओडिशा रहा है। बिहार का जो है परफॉर्मर में, है ना, परफॉर्मर में इसका आपका 13वां स्थान रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी चारों जो हैं आपके सही है। अगला है कि जल शक्ति मंत्रालय के शीर्षक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भूजल उपयोगकर्ता में इसका नंबर क्या है, पहला है। ओके, कितना, तो 25% जो है पूरे विश्व का ये उपभोग करता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भारत और ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो SMR है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास के सहयोग करने में सहमति व्यक्त की है। तो कौन कौन, भारत और फ्रांस। ओके, अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन आंकड़ा जो है पार कर लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद नहीं, यहाँ चीन के बाद लिख लीजिएगा, तब सही हो जाएगा। ऐसे क्या है, गलत है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो सही है। उत्पादकता भी इसी के पास है, उत्पादक भी कौन करता है, भारत ही दूसरे नंबर पे। तो उत्पादक हो या आपका उपभोक्ता हो, दोनों में इसका पोजीशन जो है सेकंड है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑस्ट्रेलिया ना होकर चीन होना चाहिए था, तो गलत है, ये सही है, केवल 2 सत्य है। ओके, चलिए अगला है कि UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी से कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर्स द्वारा पुलिस अधिकारी या अधिकारियों का रूप दिखाकर पैसों की मांग करते हैं। नहीं, वो अभी बीच में चल रहा था, तो वो डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉलिंग करके पुलिस का ड्रेस पहन के कहते थे कि आप पे ये केस फाइल हुआ है, आप इतना पैसा दो तो आप छूट जाओगे, नहीं तो आपके यहाँ गाड़ी जा रही है। तो ये क्या था, डिजिटल अरेस्ट था। PM उषा योजना के बारे में बताना है। ठीक है, तो जैसा कि दिया है कि PM USHA को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था और यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उत्तराधिकारी है। तो ये सही दिया हुआ है। ओके, इसे मूल रूप से 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2021 में दूसरा चरण, तो दूसरा चरण 2021 में नहीं, 2018 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ 2018 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अगला दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को में पहुंच करना और समानता और उत्कृष्टता को बढ़ाना, साथ ही दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को जो है बढ़ावा देना। तो ये तीसरा सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत कथन की पहचान करें तो केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने PM USHA योजना के तहत बिहार के किस विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। तो ये हो जाएगा आपको पटना विश्वविद्यालय एवं ललित नारायण विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो 2 और 4 डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है मातृ मृत्यु दर जो है आपका कम करने के लिए 2025 में बिहार सरकार द्वारा किए गए जागरूकता अभियान का संबंध निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। तो देख लेते हैं, इसको छोटा कर देती हूँ। पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो महिलाओं और उनके परिवारों को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गर्भावस्था, प्रसव के दौरान विभिन्न सुरक्षा और एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है ना। इसके बाद है कि इस पहल में आशा कार्यकर्ता, GNM, NNM, ANM होगा, हाँ ANM, यूनिसेफ, विश्व
स्वास्थ्य संगठन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सहयोग शामिल है, तो ये भी सही है। बिहार सरकार का लक्ष्य है MMR 55 तक करना है, तो 55 तक नहीं 60 तक कम करना है, तो तीसरा गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है आपका। चलिए अगला देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो है लक्ष्य रखा है? तो जब भारत विकसित होगा तो बिहार भी विकसित हो जाएगा, ठीक है। @247 2047। चलिए अगला है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको वैशाली में। ओके, याद रखिएगा ये बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान में आयोजित किए जाने की प्रारंभिक घोषणा की गई है? तो ये राजगीर खेल परिसर हो जाएगा, इसका बी आंसर है। अगला है कि भीम सिंह भावेश को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना। कौन को? तो भीम सिंह को, याद रखिएगा ये, क्योंकि ये ना मुसहर जनजाति के लिए काम किए हैं, तो जातियों के लिए, तो दलितों के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कि भीम सिंह जो भावेश है उनको 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो बिहार के एक प्रसिद्ध जो है आपके यहाँ दिया है न्यूरो सर्जन, तो ये न्यूरो सर्जन नहीं हो जाएंगे, पत्रकार हैं ये, ठीक है, पत्रकार। इन्होंने क्या किया है, मुसहर जनजाति जो होती है, जाति होती है ना, मुसहर जाति वो होती है ना, उसके आपके समुदाय को शिक्षा में पहुंच को जो है अच्छा किए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है पद्मश्री दिया गया। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत था, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए अगला है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ जो वक्राकार ईंटों की जो साक्ष्य मिले हैं, तो वो चंदहूड़ो हो जाएगा, चनहूदड़ो। चलिए अगला है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में नहीं, ऋग्वेद में मिलता है ना। तो ये आंसर पहला गलत हो जाएगा। राजा विदय माधव की कथा का संबंध गोपथ ब्राह्मण से, तो गोपथ नहीं सतपथ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी गलत है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है, तो ये सही है। और आपका ऋग्वेद में युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को घोषित किया गया, तो ये भी सही है आपका। तो कौन सा कथन सही है? 3 एवं 4। चलिए अगला है मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? विशाखा दत्त, है ना। शूद्रा की एक बुक पूछी जाती है मृच्छकटिकम, है ना, याद रखिएगा, इनका बुक है ये, मतलब रचना है कटिकम। इसके बाद जैसे कि कालिदास दिया, तो इनका अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ये सब पूछा जाता है, मेघदूतम। इसके बाद ऋतु संहार, है ना, ऋतु संहार। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम हो ही गया। मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ये सब किसकी है? कालिदास की है। कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम किसका है? तो कालिदास का। ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब क्वेश्चन को। अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध कनिष्क के दरबार से है? तो अश्वघोष तो समझिए आ गया होगा कि कनिष्क का चौथा जो है आपका बौद्ध संगीति हुआ था, तो अश्वघोष उपाध्यक्ष रहा था, तो ये तो है। नागार्जुन बौद्ध से रिलेटेड पार्श्व, ये तीनों थे। पतंजलि का नहीं था इनसे। और पतंजलि किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये शुंग जो है ना काल, उसके विद्वान थे ये, शुंग काल के विद्वान। इनकी जो है आपकी महाभाष्यम, है ना, महाभाष्यम अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है ना, उन्हीं का ये टीका है, उसी पर ये टीका किए थे इन्होंने, तो उसका नाम दिया था महाभाष्यम, महाभाष्य, ठीक है। ये किसकी है? पतंजलि की बात हो रही थी अभी। और कनिष्क तो कुषाण वंश का था, और ये पतंजलि जो थे शुंग काल वंश के थे। चलिए अगला है शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित मठ दिए गए हैं, तो उन्होंने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किया था, तो उसी की बतानी है। तो ज्योतिर्मठ कहाँ है आपका? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कहाँ पड़ेगा? उत्तर में पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि एक का 3। पुरी कहाँ है? ओडिशा में है, तो ओडिशा किधर पड़ेगा? पूरब में पड़ेगा, तो पूर्वी। श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ये सबसे जो है दक्षिण क्षेत्र हो जाएगा आपका कर्नाटक, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कहाँ है। उसके बाद द्वारिका गुजरात, है ना, गुजरात, तो ये कहाँ हो जाएगा? सबसे पश्चिम में।
है ना, चारों दिशाओं में इन्होंने स्थापित किया था आचार्य ने। यहाँ पे नाम दिया हुआ है इनका, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, और सी हो जाएगा 3142। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ज्योतिर्मठ कहाँ था, उत्तराखंड में था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दौरा किया। तो यहीं पे सबका देखते चलते हैं, जैसे कि सुंग यून है, इसका आंसर क्या है, सुंग यून। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आएगा, कौन सा, तो 7वीं। कैसे याद रख सकते हैं, तो यहाँ से 7वीं निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला है फाहियान, ये कौन सी शताब्दी में आएगा, तो 4th शताब्दी में आएगा ये, ठीक है। 4th कैसे बना लीजिएगा, तो ये 4 लिखा हुआ है ना, इसका ये निकाल लीजिएगा 4th, तो बन जाएगा आपको कि 4वीं शताब्दी में आया था फाहियान, चंद्रगुप्त 2 के समय में, ठीक है। चलिए अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था, तो 1206 में किया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। ओके, चलिए अगला है, उसको लाख बख्श मतलब 1 लाख रुपए के करीब जितना में भी खरीदा गया हो, इस वो भी कहा जाता है। कुरान पढ़ता था, अच्छा, ये सब उसके नाम पे है। चलिए आगे देखते हैं। मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था, तो ये मैंने कल के सेट में भी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो है आपका मोरक्को चीन का जो है राजदूत भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसका बुक है रेहला, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार शायन को वाकाटक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। तो वाकाटक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, विजयनगर को था। याद रखिएगा कि विजयनगर में वैदिक ग्रंथ विजयनगर। विजयनगर का प्रसिद्ध राजा जो है कृष्णदेव राय तो थे। आगे है कि प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ये इन्हीं के काल में हुआ था। एक्चुअली विजयनगर जो है ना प्रसिद्ध हजारा मंदिर, उसके बारे में बहुत आंसर इधर उधर मिलेगा आपको। जैसे विट्ठल का मंदिर है, तो देवराय 2 हो जाएंगे, वो दो देवराय 2 के समय जो है स्टार्ट हुआ था विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, है ना, कर्नाटक का विट्ठल मंदिर। लेकिन समाप्त किस किस काल में होता है, कृष्णदेव राय के काल में होता है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 2 सही है, पहला गलत है। तो कौन सा कथन सही होगा, 2। तो इसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एडिटोरिया के द्वारा इसको दोनों गलत दिया गया है। ओके, क्योंकि उनका मानना है कि देवराय 2 के समय जो है हजारा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस पे आप क्रॉस चेक करेंगे। ओके, बाकी कृष्ण देव राय के बारे में तो हम लोग देखते ही चलते हैं। चलिए आप आगे चलते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें मध्यकालीन ग्रंथ दिए गए हैं और लेखक पूछे गए हैं। तो मानुष उल्लास ये किसका हो जाएगा, इनके हो जाएंगे आपको, जैसे आमुक्त माल्याद कृष्ण देवराज, है ना, जाम्बवती संस्कृत में, आमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में कृष्ण देवराय ने लिखा था। साम रंगन सूत्रम किसने लिखा था, भोजदेव ने लिखा था। इसके बाद आप देखेंगे ये हो जाएंगे आपको मानोल्लास सोमेश्वर और मत विलास महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 का मान उल्लास सोमर, 1 का 4, तो ए हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कार्य दिए, वो कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो बिल्कुल सही है ना। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। तो अजमेर में नाम से नहीं लिया है, अफगानिस्तान में एक चिश्त जगह था, वहां पे ये लोग जो है, अफगानिस्तान कर लीजिएगा इसको, वहां पे ये लोग क्या करते थे, रुकते रहते थे, मतलब निवास करते थे। तो उसके नाम पे ये लिया गया है, चिश्त जगह हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, चिश्ती जो संप्रदाय है उसके जो है आपके संस्थापक कौन है, ये भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय के जो है आबू इमहाक समी चिश्ती हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रख लीजिए, समी चिश्ती, ये जो है इसके संस्थापक हैं आपके चिश्ती संप्रदाय के, ठीक है। बाकी ये सही था आपका, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थित है वो, उससे इन्होंने चिश्ती संप्रदाय बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, आर गलत है। चलिए अगला है कि कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा औरंगजेब, है ना। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक। और पिछले सेट में हमने देखा था कि ये पुनः जजिया कब स्टार्ट किया था, तो 1679 में किया था, है ना। चलिए अगला है कि स्वतंत्र
और पहला मुगल कौन था जिसने और अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों से अपना भिड़ा था, मतलब कि युद्ध किया था? तो औरंगजेब ही हो जाएगा, विद्रोह करने वाला। पहला अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक शहादत खां को, तो ये भी याद रखिएगा कि अवध राज्य के संस्थापक कौन है? शहादत खां या बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है इसको दिया गया था। किसने दिया था? तो ये मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में 1613 में इन्होंने पहला सफल जो है अपना स्थापित किया, लेकिन मुसलीपट्टनम में सबसे पहले किए थे, लेकिन वो असफल रहा था 1608 से 11 के बीच में। चलिए अगला है, कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इजारेदारी प्रथा जो है ना लागू वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इजारेदारी प्रथा क्या होती थी? मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूली करना था। इसमें क्या होता था ना, जो जितनी बोली लगा दे उसको दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों सही है। चलिए अगला, ये याद रखिएगा कि इजारेदारी वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार करें। जैसा कि वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी था। साहित्य के क्षेत्र में भी वो अपना ओवन मैरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। क्या नाम से? तो ओवन मैरिडिथ के नाम से। ठीक है, उसके कार्यकाल में क्या आया था? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये कौन हो जाएगा? आपको लीटन हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। इसी ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो है नीति अपनाई थी। ठीक है, और लीटन के समय क्या आया था आपका? 1878 का एक्ट आया था, है ना, वर्नाक्यूलर एक्ट। ठीक है, जिसको किसने खत्म किया था? रिपन ने खत्म किया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सन कब जो है प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में लाया गया था? तो ये 1881 के समय लाया गया था। कौन था इस समय? रिपन था। ओके, चलिए अगला देखते हैं, 87 था ना वो, 88। लिस्ट 1 दिए गए हैं, लिस्ट 2 दिए गए हैं, मिलान करना है। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे पूना, है ना, एवं मुंबई। और चिदम्बरम पिल्ले कहाँ हो जाएंगे? मद्रास। ये स्वदेशी आंदोलन के ना नेतृत्व करता है। कहाँ से कौन नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन, ये पूछा जा रहा है। तो लाला लाजपत राय कहाँ से हो जाएंगे? पंजाब केसरी। और सैयद हैदर राजा कहाँ से हो जाएंगे? दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक पुणे। 3 तो सब में दिया है, चिदम्बरम पिल्ले 3 4 और आपका 1 3 4 1, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो एम.एन. जोशी 1920 में। चलिए अगला है, 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व और दमन इलाहाबाद में क्रमशः किसने किया था? तो इलाहाबाद नील। ठीक है, तीनों में लो आएगा। नेतृत्वकर्ता भी लियाकत अली, दमन करने वाला भी नील ल, और इलाहाबाद में भी हुआ था। तो ये हो जाएंगे ये वाला। ठीक है, तात्या टोपे कानपुर से। आपके कर्नल निकोलस ने कहाँ दमन किया था? दिल्ली में। दिल्ली में से कहा था इन्हें निकल जाओ। इसके बाद लखनऊ में आपके हेनरी के द्वारा हजरत महल, ह से हजरत महल और ह से हेनरी को दमन करेगा। झांसी की रानी का युद्ध किससे हुआ था? यूरोज से हुआ था। ठीक है, चलिए, और बाकी में कैंपेबल भी लगा सकते हैं अगर याद ना आए कभी तो। चलिए आगे है कि सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका माझी का जो है मूल नाम क्या था? तो ये इनका नाम था जबरा पहाड़िया। ध्यान रखिएगा ये तिलका माझी जो है ना भागलपुर, ये संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं, संथाल जनजाति से जो है संबंध रखते हैं। और भागलपुर में ना पहला जो आपका अगस्टस क्लीवलैंड, ये लिखी देती हूँ मैं, भागलपुर कौन हो जाएगा? अगस्टस क्लीव लैंड। ठीक है, इसी को जो है ना कलेक्टर हुआ करता था ये क्लीवलैंड। इसी को इन्होंने क्या किया था? तीर से मार दिया था, तो वो घायल हो गया था। कुछ दिन बाद क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया। तो जबरा पहाड़िया या तिलका मांझी कहिए, इनको जो है ना भागलपुर के बीच चौराहे पे फांसी दे दी गई थी 13 जनवरी 1785 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तिलका मांझी हो गया, आगे देखते हैं। कथन दिए गए हैं, बताना कि कौन सा सही है। तो गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से। लेकिन प्रथम नहीं था ये जीवन का,
जीवन का प्रथम नहीं, भारत का प्रथम। जीवन का प्रथम तो जोहान्सबर्ग हो जाएगा, अफ्रीका में 1893 से ही चले गए थे, वहाँ पे ये जो है सत्याग्रह कर रहे थे सफ़ेद और रंग भेद के प्रति, क्योंकि इनको ट्रेन से उतार दिया गया था पीटर्समार्ग में, तभी से ये बर्ग में, तभी से ये जो है अपना वहाँ पे भेद जो हो रहा था काले गोरे का, उस पर लड़ रहे थे ये, तो ये गलत हो जाएगा। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन में भाग लिया और कर नहीं देने का आंदोलन चलाया, तो ये क्या है आपका, सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति बिपिन चंद्रपाल थे, तो बिपिन चंद्रपाल नहीं आंसर हो जाएगा आपको। ये गलत था ना, ये भी गलत था, ये सही था। केवल उपरोक्त में सकूल के एक सही है बस। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC की स्थापना किसने की थी, तो महादेव गोविंद रनाड़े। किसकी, तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की, तो गोविंद रनाड़े सोशल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी, सतारा सबसे पहले जो है इसने अंदर लिया था अपने मतलब ब्रिटिश क्षेत्र में, है ना। सतारा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, अवध, कुशासन के वो पे मतलब कुशासन का बिल लगा दिया कि कुशासन यहाँ चल रहा है वैसे पे। उसके बाद आप देखेंगे इल्बर्ट बिल, तो रिपन के समय आया था, सही है। इल्बर्ट बिल में क्या करना था, यूरोपियों के जो है आधिकारिक क्षेत्र को कम करना था कोर्ट में सुनवाई को लेके, तो वो भी हो गया। रिंग फेस की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं या कॉर्नवालिस कोड के लिए जाने जाते हैं, और रिंग फेस की नीति कौन करेगा, तो वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा। इसको कहीं कहीं लिखा ये भी मिलेगा आपको कि जैसे इसको सुरक्षा की प्रकोष्ठ नीति किसने अपनाया था, बफर जोन वाली नीति किसने अपनाया था, तो ये सभी वही है, रिंग फेस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो हमने देख ही लिया था, ये कब आया था, 1878 में आया था। इसको गैंग मुंह बंद करने वाला अधिनियम ये भी कहा जाता है। इसमें प्रेस पे जो है प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है। लीटन लाया था, रिपन खत्म किया था, लीरी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये चार्ल्स विलिकिंस हो जाएंगे, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था 1882 में, W हंटर। चलिए अगला देखते हैं। इसके पहले आ गया था वुड डिस्पैच 1854 में, तो वो जो है प्राथमिक पे जो है मातृभाषा में और उच्च में जो है इंग्लिश भाषा की बात करता था, और हंटर कमीशन आया था वो प्राथमिक शिक्षा पे बात किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि किसने जो है संपादित किया है, जैसे मिरात उल अखबार है, तो ये समाचार पत्र किसका है, राजा राम मोहन राय का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का, कैसे याद रखिएगा, अगर मान लीजिए न्यू इंडिया यंग इंडिया दोनों एक साथ आ जाए तब कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए का 3, ए का 3, बी का 4 और ये 2, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, फिर महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब, 1928 में। चलिए अगला अच्छा यहाँ पे महात्मा गांधी और NG रंगा दिया है, तो महात्मा गांधी 1917 में जो नील चंपारण आंदोलन चलाए थे ना, तो उसका विरोध किसने किया था, तो NG रंगा ने किया था, बाद में मान गए थे वैसे। चलिए अगला है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रॉलेक्ट एक्ट को, ठीक है। इसे DAV भी कहा जाता है, क्या मतलब, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, है ना, आपको अंदर कर दिया जाता था, ठीक है। इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कह के पुकारा था। और इसी पे जो देखेंगे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगला है सांप्रदायिक अधिनियम जो 1932 में अधिनिर्णय आया था कि घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका मैकडोनाल्ड हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन था, मैकडोनाल्ड। ओके, चलिए 101 पे आ गए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 101 जो 2016 में संशोधन हुआ था, जस्ट पिछले सेट में हमने इसकी पूरी डिटेल देखी है, ठीक है, तो ये तो बन ही जाएगा। अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का समवर्ती शक्ति प्रदान करता है, सही है। और 279 ए में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जस्ट पिछले सेट में हमने पूरे डिटेल में इसको देखा है, कौन कौन से आर्टिकल जो है ऐड किए गए थे। अगला है कि फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के माध्यम से, है ना। अगला है कि कौन सा कथन जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड और आपका जीडीपी का संबंध में नहीं सही नहीं है, तो देखिए ये तीनों जो पढ़िएगा आपका सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि दिया है जीबीए मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है क्या, तो जीए भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये डेफिनेशन हो जाता है एक तरह से। इसके बाद दिया है आपका कि जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, तो ये भी सही है आपका, है ना। इसके बाद है कि जीबीए साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर था आपका सी 103 का। अगला है कि शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो यही है कि 1000 बच्चे जो जीवित होते हैं वो एक वर्ष में, है ना, अगर पहला जो जन्मदिन आता है उनका, तो अगर उनके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको काउंट किया जाता है शिशु मृत्यु दर में, ओके। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1000 है ना कि 100, और कितना साल है, तो एक वर्ष के अंदर। चलिए अगला है मुद्रा की तरलता का सही और ही क्रम क्या है, तो जो हाथ में पैसा रहता है, बैंक में रहता है, आरबीआई में रहता है, उसको M1 कहते हैं। तो सबसे पहले जो चलित होता है मुद्रा वो कौन सा आ जाएगा, तरलता, तो M1 M2 M3 M4। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, बिल्कुल, है ना। वह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो बैंक ऑफ बैंकर्स कौन है, आरबीआई है। वह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षण करता है, बिल्कुल। वह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंकों की भांति कार्य करता है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका जो है चारों सही हो जाएंगे, ओके। आरबीआई के बारे में। अच्छा बैंक दर दिया है, तो बैंक दर में अगर मान लीजिए वृद्धि किया जाता है तो इसका संकेत क्या होगा, तो अगर बैंक दर जो है वृद्धि हो जाएगा, यानी आरबीआई जो लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो महंगा दे रहा है, तो इससे क्या होगा, केंद्रीय बैंक महंगी जो है मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर डी। अगला है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था आपका 1991 में, उसी से याद कर लीजिए कि यह किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण यानी जोड़ना का जाना जाता है, तो सही है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करते हैं, तो एक मंच पे लाने का काम करता है आपका अर्थ वैश्वीकरण, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, और इसमें पूछा है असत्य, तो कोई नहीं असत्य है। चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन, 109। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी, तो बिल्कुल सही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50, 15, 35 के अनुपात में पूंजी लगाती है, यानी कि 50% केंद्र सरकार का रहेगा, 15% राज्य सरकार का रहेगा, और जो बैंक है प्रवर्तक उसका 35%, तो ये सही है आपका। तो दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला है कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चल रही हो, ठीक है, घटिया भी चल रहा है और बढ़िया भी चल रहा है मुद्रा, तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं, यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ग्रेशम का नियम कहलाता है। यह क्या होता है इसमें कि घटिया मुद्राएं जो होती है ना, बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देती है मार्केट से, तो ग्रेशम का नियम कहलाता है। चलिए अगला है अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाया था, तो अवंती, उज्जैन अभी जो हाल में है, चंड प्रधोत जो है इसके लिए जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में है ये, है ना, अवंती उज्जैनी, बाकी इनको जो है ये कर पाया था। बाद में वैसे अवंती भी हुआ था, है ना, लेकिन अजात शत्रु के द्वारा जो नहीं हो पाया था ये। चलिए अगला है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को हराया था, तो मैंने उसमें भी डाला था
पोस्ट में, है ना, क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुनों को हराने वाला कौन था, स्कंदगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, है ना, भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो बीए स्मिथ ने कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्मिथ के द्वारा कहा गया था, बीए स्मिथ, इनने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। स्कंदगुप्त हुनों को, चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को हराए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और याद रख सकते हैं चाहे तो, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना समुद्रगुप्त, तो इसको और भी कहा जाता है प्रक्रमांक के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्कंदगुप्त को आपका क्रमादित्य, क्रमादित्य और विक्रमादित्य ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन यहा मनेरी का मकबरा कहाँ है, तो ये नालंदा बिहार शरीफ में है। चलिए अगला देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक 2 बिहार में हुआ था, तो ये कौन हो जाएगा, फर्रुख शिहर और आपका शाह आलम द्वितीय, दोनों का पटना में ही हुआ था। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। बिहार में एक अलग प्रांत के लिए एक आंदोलन चलाया गया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। तो आधुनिक बिहार के निर्माता हो या आंदोलन के जो वो नेतृत्व करता हो, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अनुग्रह नारायण आपका व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसके दूसरे सत्याग्रही थे, और इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र से सक्रिय थे, तो ये छपरा से। बिहारी छात्र सम्मेलन जो 16वां हुआ था हजारीबाग में, कौन सा नंबर, 16 नंबर, कब, अगला है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएंगे फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हो जाएंगे, तो मुरली मोहन प्रसाद। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं पाई जाती है, बिहार का है ना, तो वैसे याद रखिएगा। इसको जूम करो, यहाँ पे ये बिहार है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना धारवाड़ है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, विंध्यक्रम का है, और ये वाला पार्ट हिमालय सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, और ये वाला मैदानी इलाका है, क्वाटनरी क्षेत्र का है। ठीक है, तो सबसे पुराना यही वाला पार्ट है धारवाड़ की। और यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये है ना एरिया। लेकिन रोहतास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। विंध्यक्रम की चट्टानें रोहतास एवं कैमूर में पाई जाती हैं, तो धारवाड़ जैसी यहाँ पे नहीं होगी रोहतास में। चलिए अगला है, और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण, ध्यान रखिएगा, दून वगैरह वहीं पाए जाते हैं। अगला है कि वैशाली जिला बिहार के दरभंगा प्रमंडल में स्थित था, तो वैशाली जिला तो तिरहुत प्रमंडल में आता है ना, तिरहुत प्रमंडल कितने हैं बिहार के, 9 हैं, उसमें से तिरहुत प्रमंडल जो है इसमें 6 जिले आते हैं, है ना। तो वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, आपका 6 हो गए, मुजफ्फरपुर हो ही गया, पश्चिमी चंपारण दोनों चंपारण, शिवहर, और आपका सीतामढ़ी और शिवहर, वैशाली। ओके, मतलब 6 जिले हैं उधर वाले तिरहुत प्रमंडल वाले। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है, भोजपुरी नहीं है, हिंदी पहला है, उर्दू दूसरा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, हिंदी पहला और उर्दू जो है दूसरा है, तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया। बिहार का राजकीय पशु भालू है क्या, 2013 के बाद चेंज हो गया है, तो 2013 के बाद जो है बैल है, ना कि भालू, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है बोधिसत्व है, तो बोधि वृक्ष है, ये सही है आपका। ठीक है, और अगर ऐसे पूछा जाए कि राज्य का जो राजकीय वृक्ष सिर्फ पूछा जाए, प्रतीक नहीं, सिर्फ वृक्ष, तो कौन हो जाएगा, पीपल। ओके, गौरैया, फिर आपका मांगुर मछली, ये भी ध्यान रखिएगा, लिट्टी चोखा खाना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक सही दिए गए थे, ये वाला। ये जो वृक्ष है ना आपका ऐसा बना हुआ है, ऐसा है, और 2 स्वास्तिक है यहाँ पे लगे हुए, ठीक है, जो आपका प्रतीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सत्य कथन की पहचान करनी है, तो बिहार विधानसभा आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, टोटल देखें अगर
तो 38 और 2 40 हो जाएगा, तो सही है। बिहार विधानसभा अनुसूचित यानी कि एससी के लिए तो 36 नहीं 38 है, और एसटी के लिए 2 है। कटोरिया और मनोरिया है, ना कि नवगछिया बिहार, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मनोरिया। मनोरिया कहाँ पड़ता है? कटिहार में पड़ता है। कटोरिया कहाँ पड़ता है? बांका में पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका, ये भी गलत, ये भी गलत, एक सही है आपका, केवल एक सही दिए गए हैं। चलिए अगला है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2030-24 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी कितना है? तो ये 8,54,429 करोड़ है, यानी 854,43429, ठीक है। 854,429 ऐसे करके याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार का बजट जो 2025-26 आया है, तो पिछले वर्ष जैसे 2024-25 था, उसके बजट से तुलना किया जाए तो कितना प्रतिशत अधिक हो गया है? तो अभी बढ़ा है, और पिछले सेट में शायद था भी, तो 13.69% जो है इसमें क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। यानी कि जो अभी का अमाउंट किया गया है 316, आपका 316,895 है ना, 895 करोड़, तो ये अभी का है 2025-26 का। और 2024-25 का क्या था? 200 आपका 78 और आपका 725, 278 725 करोड़। तो इसमें कितने अमाउंट जुड़ गए हैं? अब घटा लीजिएगा तो आएगा आपको यही 38,169 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 करोड़। तो ये इतनी बढ़ोतरी हुई है, और ये कितने परसेंटेज में है? यानी कि 13.69% है, इस पे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका बी। अगला है कि ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य अगर हो, मुखिया को हस्तलिखित आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है। आवेदन जमा करने से कितने दिनों बाद इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा? तो अगर वो 7 दिन हो जाएगा तो प्रभावी मान लिया जाएगा। अब है आपका दर्रा। तो जो जिला कहाँ है? लद्दाख में। लिपुलेख उत्तराखंड, नीलिमा माना दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा, ये सब कहाँ है आपके? नीति दर्रा उत्तराखंड में। ना आपका जेलेपला और नाथुला सिक्किम में। बोमडिला आपका उसके बाद डिफू दर्रा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा था क्रॉस, है ना। तो 2143 ये आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित को, तो ये मैंने तो अब पिछले सेट में या बहुत सेट में बता चुकी हूँ कि एन जे ए एस के, यानी एस से सेवराई की पहाड़ियाँ, के से कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे नीचे, फिर ये आपका ए से आ जाएगा अन्नामलाई, फिर नौ से आ जाएगा नीलगिरी, जौ से आएगा जावेदी की पहाड़ियाँ, नौ से आएगा नल्ला मलाई, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे आप तो उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा आपका कौन सा? तो सबसे नीचे कार्डमम, कार्डमम के बाद नीलगिरी, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, फिर जावेदी की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, उसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे ये पहाड़ियाँ दी गई हैं ना, तो इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि न जा नी, मतलब कि न जानी आन, ठीक है, न जानी आन, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो नौ से हो जाएगा नल्ला की पहाड़ी, जौ से जावेदी की पहाड़ी, नी से नीलगिरी, और से आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और ये आपका लास्ट में नल्ला, इसको वही एनजे ही से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। हिंद महासागर के बारे में दिया गया है कि आपका द्विध्रुव, है ना, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सकारात्मक आयोडी घटनाएं पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। तो इंडियन ओशियन डाइपोल होता है ये। सकारात्मक आमतौर पर आयोडी जो है भारतीय मानसून को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये दोनों सही दिए गए हैं, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी पश्चिम वाली हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, है ना, साबरमती, लूनी, और आपका पेरियार, है ना, ये सब नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों हो जाएगा, काली नदी भी। ओके। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निक्षालन की प्रक्रिया है? तो ये कई बार मिल चुका लैटेराइट मिट्टी होता है। ईंटों में इसका यूज किया जाता है, काजू वगैरह के लिए जाना जाता है। मेघालय में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, तटीय क्षेत्र में छिटपुट में पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी। चलिए अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल की मौसम है? तो मक्का, मूंगफली, बाजरा, ये सब क्या हैं आपके उपरोक्त सभी जो हैं आपके क्या हैं? खरीफ फसल है। ओके। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां जो है सबसे अनुकूल है इसमें? तो अगर देखा जाए इसमें सबसे अनुकूल कौन सा हो जाएगा? तो निम्न दबाव और 27 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा आपको बी, सॉरी, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी निम्न दबाव और 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म समुद्री सतह तापमान। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसी समय आएगा तब जब ये परिस्थिति आएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया है आपको कि ये किसके लिए जाना जाता है, तो बैला में लौह है ना, वहीं से निकाल लीजिएगा, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये सही है। कर्नाटक में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार है, तो कर्नाटक में नहीं, केरल में मोनो तटीय क्षेत्र जो होते हैं ना यहाँ पे पाया जाता है मोनाजाइट थोरियम का आपका भंडार। तो ये केरल होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। कर्नाटक सोना के लिए जाना जाता है, जैसे कोलार, हट्टी। ओके, तो ये सही है, दूसरा गलत है, तो केवल 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। प्रध्यान मध्याह्न रेखा, तो ये जो 0 डिग्री है, जो ग्रीन बीच से होकर निकलती है, तो क्या ये अपने भारत से होती निकलती है? नहीं निकलती। कैसे? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये आपका कहाँ पे काटती हैं? ये सॉरी, सही था, 0 डिग्री ये, 0 डिग्री ये। ठीक है, तो ये ऐसा अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जो है रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, है ना, 0 डिग्री गिनी की खाड़िया में। तो हमारे भारत से ये कैसे जाएगी? नहीं जाएगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सिर्फ कर्क रेखा जाती है, ये नहीं जाती, तो केवल एक जाती है। ठीक है, और भारत में कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री जो हमारा टाइम का है, वो कहाँ एक दूसरे को काटती हैं? तो मध्य प्रदेश बघेलखंड में काटती हैं, छत्तीसगढ़ के मतलब की और मध्य प्रदेश के पास में। ठीक है, बघेलखंड पहाड़ियों में। चलिए अगला देखते हैं। जीवाश्म सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में तो आपके ह्यूमस तो पाए ही नहीं जाते, जीवाश्म जो है मर जाते हैं। ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री जो है आपके अवसादी चट्टान में। ठीक है, अगला है कि मिस्ट्रल हवा कहाँ बहती है ना, स्थानीय हवाएं दी गई हैं। तो चिनिक क्या है? अमेरिका में, रॉकी पर्वत, इसको हिमभक्षी भी कहते हैं। और संतायना कहाँ है? दक्षिण कैलिफोर्निया में। और मिस्ट्रल जो है आपका आल्पस में। तो 2-3-1 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में समुद्री जल की लवणता सामान्यतः अधिक क्यों होती है? तो उच्च वाष्पीकरण होता है और कम वर्षा होता है, इसीलिए। अगला है कि जीव मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं, जिसमें सजीवों के साथ साथ निर्जीव घटकों के भी साथ उनकी अन्योन्य क्रियाएं को शामिल किया जाता है। तो ये आपका क्या है? सही है। इसके बाद है कि जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दशीय होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का प्रवाह जो है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, तो कितने परसेंट इसमें ऊर्जा जाता है? तो 10% मात्र जाता है। ये लिंड मैन का जो है उनका फॉर्मूला है ये। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्षेत्रफल के अनुसार? ठीक है, तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? तो पुलिकट झील जो है ना आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच पड़ता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो ये 1935 भारत शासन अधिनियम। चलिए अभी देखते हैं अगला। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर प्लस और 6 मेंबर्स थे इसमें, है ना। इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 में हुई थी। ये डेट याद रखना है, पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं। तो चतुर्थ में क्या दिया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तृतीय में क्या है? शपथ। अष्टम में भाषा। और षष्टम में जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा था, है ना। तो 2143 सी।
चलिए अगला देखते हैं। कथन है और कारण है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ शासन का संसदीय मॉडल अपनाया गया है ब्रिटेन से, तो ये भी सही है। लेकिन क्या संसदीय मॉडल अपनाया गया इसलिए गणतंत्रात्मक कहते हैं क्या? तो नहीं, गणतंत्र इसलिए कहते हैं हम अपने भारत को क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है जैसे कि राष्ट्रपति, वो क्या होते हैं, चुनाव के थ्रू आते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष ही आते हैं ना। जैसे हम लोग लोकसभा के लोगों को चुनते हैं और वो संसद के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो इसलिए हम लोग गणतंत्र कहलाते हैं, है ना। तो कारण सही नहीं है, बाकी दोनों इंडिविजुअल सही हैं। चलिए अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होता है उसके लिए अधिकार की रक्षा करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और आपका हाई कोर्ट 226 के तहत। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं 5 प्रकार की, जैसे कि इसमें दिया ही है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, मतलब कि आपको लेके जाना है तो 24 घंटे के अंदर जो है किसी निकटतम न्यायालय के पास उसको प्रस्तुत करना होता है। यही है। अगर पूछा जाए क्षेत्र में किसके पास ज़्यादा है, तो सिर्फ मौलिक अधिकार में जो है ऐसी रिट जारी करती है। तो अगर क्षेत्र में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, चलिए अगला है, किस आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, है ना। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाए जाने के यानी कि महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? तो 61। चलिए अगला है, और महाभियोग जो है किसी भी संसद में लाया जा सकता है। चलिए अगला है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए क्या? नहीं, गलत है। राज्यसभा में 25 वर्ष दिया, तो ये देखिए याद रखिएगा, ये हो गया, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो यहाँ पे आप लोगों को 25, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35। 35 कौन? राष्ट्रपति। ऐसे ही सेम विधानसभा, विधान परिषद और आपका राज्यपाल का होता है। तो क्या है, दोनों कथन गलत दिए गए थे। तो पूछा सही कौन सा है, तो कोई नहीं। अगला है कि लेखानुदान विधेयक संसद में लाया जाता है, तो ये किस लिए लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपको एक निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक निश्चित अवधि के लिए भारत से संचित निधि के धन निकालने के लिए, और आर्टिकल हो जाएगा आपको 116। इसमें जाके अगर देखिएगा तो ये डिटेल मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर। भारत में वित्तीय सौदों के लिए स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है या लगाया जाता है क्या? तो नहीं, लगाया किसके द्वारा जाता है? राज्य सरकार के नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार करती है क्या? नहीं, राज्य सरकार करती है। तो यहाँ पे केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे राज्य हो जाएगा, ऐसे इंडिविजुअल दोनों गलत हो जाएंगे। तो कितने कथन सही हैं? तो दोनों जो है आपका, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल किस में मिलेगा आपको? 268 अनुच्छेद में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 150 क्वेश्चन जो हैं समाप्त होते हैं, और फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, उससे समझ आता है कि आगे का वीडियो का डिमांड है ना। तो थोड़ा सा आप लोग उस पर काम करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।